चला जाए। हेलो नमस्ते। आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं 10th क्लास के एमपी बोर्ड का रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। पहले हमें पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में, संख्याएं क्या क्या होती हैं। ये इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक चैप्टर है, मतलब बेसिक पार्ट है। अगर यही हमको पता नहीं होगा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमें पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होंगे तो हम सवाल आगे हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको 3 चीज पता होना चाहिए। पहला नंबर संख्याओं के बारे में नॉलेज। दूसरी बात, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम। और तीसरी बात पढ़ेंगे यहाँ पे हम फैक्टर। इस चैप्टर में एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और एलसीएम मतलब होता है एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हिंदी में बोल देंगे में से पे, मतलब महत्तम समावर्तक। इसको बोलते हैं ले से पे, लघुत्तम समावर्तक। और फैक्टर तो आप सब जानते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारी चीज बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे संख्याओं के बारे में पता करेंगे। संख्या कितने प्रकार की होती हैं, वो होता क्या संख्याओं में, इनको स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। और फैक्टर भी हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्याएं। संख्याओं में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं वो होती क्या है, जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर होते क्या हैं। मान के चलो एक कहानी सुनाते हैं, हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, उस कहानी के हिसाब से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। मान चलो ये गर्ल्स है, इसके हाथ में एक थैला है। इसके हाथ में क्या है, एक थैला है। तो ये लड़की चलती जाती है, इसको आगे चलते कुछ संख्याएं मिलती हैं। वो संख्या हो जाएंगी तुम्हारी 1 2 3 4, ऐसे लेके कहाँ तक, अनंत तक। तो इस लड़की ने सोचा इन सारी संख्याओं को मैं किस में डाल लेती हूँ, इस बकेट में डाल लेते हैं। मान के चलो बकेट बोलते हैं हम इसको, इस बकेट में इन पूरी संख्याओं को डाल देते हैं। तो 1 से लेकर जो अनंत तक संख्या होती है, वही संख्या क्या हो जाएंगी, तुम्हारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। 1 2 3 4 5, ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। जो अनंत तक की संख्या होती है उनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं को नेचुरल नंबर। क्या होता है इनको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, क्या इनका आविष्कार हुआ है, नहीं, इनका आविष्कार किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ नेचुरल नंबर है जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। हर कोई बच्चा इनको बोलता है, क्या कहीं लिखा है कि 1 का आविष्कार किसी ने किया। जैसे हमने देखा 0 का आविष्कार हुआ है, तो 1 का आविष्कार थोड़ी हुआ है। इसलिए कौन संख्या है, नेचुरल नंबर। हम स्टार्ट करेंगे धीरे, थोड़ी देर चलने के बाद इस लड़की को 0 टहलते हुए मिलता है। तो उसने सोचा क्यों इस 0 को फालतू छोड़ के चलें, इस 0 को हम अपने बकेट में डाल लेते हैं। उसने 0 आगे रखा, 1 2 3 4, और ऐसे लेके अनंत तक। अब बताओ, कोई बता सकता है कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या ये होती है तुम्हारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत। ध्यान से देखते चलना, हम इनमें क्वेश्चन बनाएंगे बाद बाकी तुम्हें, कि जो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। सीधा कई बार तुम्हारा जो क्वेश्चन है सीधा सत से बन जाता है इस चैप्टर से। क्या पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे ये सत्य है या असत्य। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हम आपको कंफर्म करके बताएंगे कैसे होती है और कैसे
नहीं होती हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। अब देखो तुम खुद बताओगे कि जो प्राकृतिक संख्या है ना, सारी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं, तो हम कह सकते हैं, यहाँ नोट डाल के लिख लेना कहीं पे, कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, बट लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो सीधा सत्य सत्य में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार हम एक को बताते हैं कैसे हम बताना सत्य या असत्य। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ये तुम्हारा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन में क्या लगा, क्या हो गए? सत्य। हमने जस्ट उल्टा पूछ लिया, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहां तक होता है? अनंत तक। क्या कभी प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। दैट्स फाइनल। कि आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने 2 चीज पढ़ी है। पहले पढ़ी है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी पढ़ी थी हमने पूर्ण संख्याएं। अब हम स्टार्ट करेंगे पूर्णांक। जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। 2 चीजों के बारे में पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या मान के चलो ये तुम्हारा एक नंबर लाइन है, यहाँ बीच में रखेंगे हम 0। 0 के इस साइड संख्या जाती है तुम्हारी प्लस वाली, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके कहाँ तक जाती है? अनंत तक। 0 के इस साइड जो संख्या जाती है वो जाती है पूरी माइनस वाली तरह की, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 ऐसे करके जाती है अनंत तक। तो यहाँ देखने के बाद में हमारे माइंड में 2 थॉट आ रहे होंगे कि एक संख्या है प्लस वाली और एक संख्या है माइनस वाली, लेकिन ये 0 तो ना प्लस है ना माइनस है। तो क्या कह सकते हैं हम 0 को? 0 कहेंगे ना तो ये धनात्मक है और ना तो ये पूर्णांक, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या 0 धनात्मक पूर्णांक है? नहीं। क्या 0 ऋणात्मक पूर्णांक है? नहीं। तो सीधा हम टिक लगा के आएंगे, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इसमें 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। पहला नंबर होती है धनात्मक पूर्णांक। इस साइड जाएंगे तो पूरी संख्या धन की है तो क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक। इस साइड पूरी संख्या माइनस की है तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या लगाओगे? 2 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जिनमें तुम्हें धन का निशान मिले धनात्मक पूर्णांक, जिनमें तुम्हें ऋण का निशान मिले ऋणात्मक पूर्णांक। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहां से तुम्हें कुछ क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ हो सकती हैं।
उसने पूछ लिया क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, तो बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। कभी ऐसा आ गया कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो हम सत्य लगाएं कि हाँ सत्य हो सकती हैं। लेकिन उसने पूछ लिया कि पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, तो हम बोलेंगे कि पूर्णांक संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। पूर्णांक संख्या तो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, और उनमें जीरो होती है, प्राकृतिक संख्या में तो जीरो नहीं होती है। तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर देखो ये क्लियर हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक। तो देखो 0 से लेकर अनंत तक, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं, जितनी सारी पूर्ण संख्याएं वो सभी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये समझ में आया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या के बाद हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या चौथे नंबर पे जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम परिमेय संख्याओं से सवाल सोल्व करेंगे। उसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछ देता है क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा। और इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इस अपरिमेय संख्या को उल्टा मानना पड़ेगा हमें परिमेय संख्या, तभी जाके ये क्या होगी, सिद्ध होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली करेंगे 1.2 में सवाल करेंगे, तो इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सी संख्या तुम्हारी, अपरिमेय संख्या। तो पहले हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q दोनों कैसे होना चाहिए, तुम्हारे पूर्णांक होना चाहिए। दोनों कैसे होना चाहिए, पूर्णांक। p/q के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी q बराबर 0 ना हो, और नीचे जो q है ना उसके बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं 4/3, ये p/q के रूप में लिखिए, लिखिए नहीं लिखिए 4/3, तो ये तुम्हारी जो संख्या हो जाएगी वो कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि ये 2 लिखा है, क्या ये परिमेय संख्या है। तुम्हें अपने मन से बनाना है इसको कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसके बटे हम मन से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी के बटे में 1 लिखा है तो उसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये लिख सकते हैं p/q। अभी p/q के रूप में, और q बराबर 0 भी नहीं है, तो ये हमारी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब चलो हमने बोल दिया √4, दिखने में लग रहा है क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट लगा है। ऐसे ही क्वेश्चन हम गलती करके जाते हैं, रूट लगा होता है, हमें इतना पता नहीं होता है कि ये 4 है ना, ये 4, ये 2 का वर्ग है। इस √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो इसे जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा, और इसके बटे हम क्या लिखेंगे, 1। तो 2/1। तो ये जो 4 है ना, √4, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये कभी गलती मत करना, जो संख्या है जिनका वर्गमूल होता है वो संख्या हमेशा कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है, और जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। इतना फाइनल। अब हम स्टार्ट करेंगे अपरिमेय संख्या। हम स्टार्ट क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। लिखते भी चलना जो लिखना चाह रहे हैं इनका डेफिनेशन, क्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इसकी भी हमने डेफिनेशन बताई थी कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं बट q बराबर 0 ना हो। तो ये क्या होती है, p बटे q के रूप में ना लिखी जाए। जैसे हमने बोल दिया √2, क्या √2 का कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो ये कौन संख्या है तुम्हारी, अपरिमेय संख्या। जैसे हमने बोल दिया √5, क्या इस 5 को रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो दिमाग लगाओ, क्या इस √5 का कोई वर्गमूल है, नहीं है। वर्गमूल क्या होते हैं देखो हम बता देते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 1 का वर्ग कितना है, 1, और 1 का वर्गमूल कितना है, 1। 2 का वर्ग कितना है, 4, 4 का वर्गमूल कितना है, 2, 3 का वर्ग कितना है, 9, 9 का वर्गमूल कितना है, 3, 4 का वर्ग कितना है, 16, 16 का वर्गमूल कितना है, 4, 5 का वर्ग कितना है, 25, और 25 का वर्गमूल कितना है, 5। अब इसी हम क्या लगा देंगे, रूट लगा दिए, चलो रूट। अब हमने देखा कि जो 25 है, √25 का तो वर्गमूल होता है, हमें पता है कितना होता है, 5। ये जो √25 है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय नहीं है। ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 निकलेगा और इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो 5 बटे 1 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका साथ साथ में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, बट हमारे साथ कंटिन्यू बनाए रखना। परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसके अलावा ये तुम्हारे चैप्टर में इतना ही आएगा। और एक और चीज है जो तुम्हारा पार्ट है, वास्तविक संख्या है। ये होती है कौन सी संख्या है, अभी तक हम सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सीधे आ जाओ HCF और LCM। जब तक हमें यही पता नहीं रहेगा वास्तविक संख्या कहाँ से होती है, तो कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन आगे बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मेल, जितनी सारी परिमेय संख्या और जितनी सारी अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज क्या कहलाती है, तुम्हारी वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। मतलब जितनी सारी संख्या, वो सारी संख्या कौन सी है, वो वास्तविक संख्या। कुछ भी ले लो, √2 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। और परिमेय अपरिमेय दोनों का जोड़ क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो पता चला वास्तविक संख्या कौन सी होती है। 1 भी क्या है, वास्तविक संख्या। 0 भी क्या है, वास्तविक संख्या। 3 भी क्या है, वास्तविक संख्या। √5 भी क्या है, तुम्हारी वास्तविक संख्या। तो ये डाउट कभी नहीं होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का मेल ही क्या कहलाता है, तुम्हारा वास्तविक संख्या है कहलाता है। इनके अलावा हमें 2 चीज और आना चाहिए, जो तो शायद आपको आती भी होंगी क्योंकि 10th क्लास में आ चुके हो, तो सब कुछ आना चाहिए। तो इसके अलावा हमें 2 चीजें पता होना चाहिए। एक होना चाहिए सम संख्या और चाहिए विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवन नंबर। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए, वो संख्या कहलाती है सम संख्या। जैसे हमने बोला 2 में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। 4, 6, 8, 10, कुल मिला के जो 2 की टेबल में आए वो कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी चीजें कौन सी है, सम संख्या। उसके बाद हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए। अब देखो 1, क्या 1 में 2 का भाग चला जाता है क्या, देखो 1 है, 2 का हम भाग देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 0। फिर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0। पॉइंट की जगह हमने क्या ले लिया, 0। 2 पंजे 10। तो जब हमने 2 का भाग दिया तो पूरी बार नहीं गया, क्या है, पॉइंट है। पॉइंट के बाद पूरी बार भाग गया है। हमेशा 2 का भाग पूरी बार चला जाए तो सम संख्या है, 2 का भाग पूरी बार ना जाए तो कौन संख्या है, विषम संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके अनंत तक।
ये कौन सी संख्या हो जाएंगी तुम्हारी? विषम संख्या। तो साफ बात इतना याद रखना है कि जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए सम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए वो तुम्हारी विषम संख्या। अब एक चीज आती है, अभी हमने एक चीज बोला था जब पहले चैप्टर स्टार्ट किया था, उस समय स्टार्ट करे थे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या होती क्या है, कोई बता सकता है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, उसमें एक और चीज और आती है अभाज्य संख्या के साथ में, एक और होती है भाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, साथ साथ में ये भी चीज पढ़ लो, ये भी तुम्हें काम देंगी। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब समझो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका स्वयं फैक्टर और एक दूसरा फैक्टर हो, मतलब सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक तो वो खुद ही फैक्टर हो, फैक्टर मतलब जानते हो क्या होता है? गुणनखंड होता है। जैसे मान के चलो हमने तुम्हारे लिए एक संख्या ले ली 2, ये 2 क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का सिर्फ ना 2 में भाग सिर्फ 1 का जाएगा या फिर 2 का जाएगा। तो हमने क्या बोला था, जिसमें स्वयं का भाग चला जाए, जिसमें स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए, वो होता है तुम्हारे अभाज्य संख्या। जैसे हमने देखा 2 में 1 का जाएगा और सिर्फ 2 का जाएगा, मतलब 1 का जाना चाहिए और स्वयं का जाना चाहिए, वो संख्या होती है तुम्हारी अभाज्य संख्या। और हमने देखा 3, क्या 3 भी अभाज्य संख्या है? चेक कर लो, 3 में देखो 1 का भाग जाएगा और 3 का ही जाएगा, क्या 2 का जाएगा इसमें पूरी बार? नहीं जाएगा। अब देखो 4 है, 4 के फैक्टर देखो, 4 के फैक्टर देखेंगे 1 का भाग भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। तो ये 4 है तुम्हारा अभाज्य संख्या ना हो गया, कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो इतना समझ में आया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए, वो होती है तुम्हारी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके फैक्टर 2 से कैसे हों? अधिक हों। देखो इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 3, मतलब 1 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, साथ में 2 का भी जा रहा है। तो ये संख्या कौन सी है तुम्हारी? भाज्य संख्या। कौन सी है? भाज्य। अब बताओ 5 भाज्य क्या भाज्य? क्योंकि 5 में कितने का जाएगा? 1 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा, इसलिए ये कौन संख्या तुम्हारी? अभाज्य संख्या। 7 में 1 का जाएगा और 7 का जाएगा, ये भी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। ऐसी तुम्हारे लिए टास्क है 100 तक छाट के बताना हमें कितनी अभाज्य संख्या होती है। ओवरऑल हम बता देते हैं, 100 तक तुम छाटोगे तो 100 तक तुम्हें मिलेंगी 25 अभाज्य संख्या। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। हमें छाट के कमेंट बॉक्स में पिन करोगे कि हाँ 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, और वो भी कौन सी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्या। जब हमने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी उस टाइम तुम्हारा भाज्य संख्या का डाउट क्लियर कर दिया था कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, एक स्वयं हो और एक हो, उसके अलावा और भी फैक्टर हो, वो संख्या होती है तुम्हारी भाज्य संख्या। तो यहाँ तक सारा चीज क्लियर हुआ। आज के लिए हम इतना सेशन रखेंगे, धीरे धीरे अगर तुम्हारा प्यार बनता रहा, सब्सक्राइब लाइक टाइम पे करते रहे, तो हम पूरा मैथ 10th क्लास का मैथ इसी यूट्यूब चैनल पे, हमारे स्वयं के यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस लाइक और सब्सक्राइब साथ साथ में करते रहना। थैंक यू।